आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में, तो इसके पहले वाला जो वीडियो था रोटेशनल मोशन की सीरीज चल रही थी, बराबर है। रोटेशनल मोशन की सीरीज चल रही थी और रोटेशनल मोशन की सीरीज में रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी कौन से मोशन परफॉर्म कर सकती है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, प्लेनर मोशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, दैट इज रोलिंग मोशन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल के लिए, उस वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो देखना, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं शॉर्ट में इस वीडियो में उसका रिवीजन करेंगे और हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr का स्क्वायर होता है एक पार्टिकल के लिए, फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। फॉर किसके लिए? फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। तो सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr का स्क्वायर होता है। और n पार्टिकल्स के लिए, n पार्टिकल्स के लिए कोई रिजिड बॉडी है, n पार्टिकल से बनी हुई है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? समेशन mi ri का क्या होता है? स्क्वायर। इसका मतलब m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर बबुआ, और इस तरह से mn rn का स्क्वायर होगा। ठीक है। फिर मैंने बताया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए आपका फार्मूला जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या होता है बबुआ? तो समेशन का काम इंटीग्रेशन करता है, m का काम dm करता है, ये r² dm होता है। फिर मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसके पिछले वाले वीडियो में अगर इसके बारे में जानना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, इसके यूनिट क्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में देखे थे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो इसका वीडियो आप अपलोड करके दिया हूँ, उसके बारे में देख लेना। बस अभी हम फार्मूला देखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक पॉइंट होता है जहाँ पे होल मास ऑफ बॉडी क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो एक्चुअली डिस्टेंस होता है फ्रॉम कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेट। ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या होगा? I = mk का स्क्वायर होता है, mk का स्क्वायर होता है, mk का स्क्वायर होता है, mk का स्क्वायर होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, mk का स्क्वायर होता है। तो k स्क्वायर यानी क्या होगा? I/m, और k यानी क्या होगा? रूट में I/m। और मैं एक फंडा बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? और एक फंडा, इस फार्मूले की तरफ फोकस करो, इस फार्मूले की तरफ फोकस करो। तो मैंने बोला I यानी क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से, सबका मास m1 m2 m3, अगर मैं सबका सम करूं, टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, तो आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन जो k का और एक फार्मूला बनता है, रूट में क्या होता है, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, इस तरह से rn का स्क्वायर का सम होता है। ये भी रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फार्मूला है, ठीक है? रेडियस ऑफ गायरेशन रूट में क्या होता है, बोलो, रूट में क्या होता है? ये भी फार्मूला है, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, इसका कोई इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल कोई इतना यूज नहीं है, ठीक है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी हो गया। फिर मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था? 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। और इसको याद करना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी, जो बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, जो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वो याद रखो, क्योंकि मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर मैं लीनियर मोशन की बात करूंगा, लीनियर मोशन, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। और ये होता है एंगुलर मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो चलो मैं पूरी क्वांटिटी ही बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक चार्ट में पूरा। इधर मैं लीनियर मोशन की बात करूंगा, एक तरफ एंगुलर मोशन की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा किसके बारे में? लीनियर मोशन के बारे में। यहाँ मैं बात करूंगा किसके बारे में? एंगुलर मोशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे, एंगुलर मोशन। और यहाँ बात करूंगा रिलेशन उनमें क्या है,
रिलेशन की बात करूंगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है, एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपके एंगुलर क्वांटिटीज होगी, यहाँ पे मैं एंगुलर क्वांटिटीज लिखूंगा, क्वांटिटीज, और यहाँ पे मैं लीनियर क्वांटिटीज लिखूंगा, जो लीनियर मोशन में रहेगी क्वांटिटीज, याद रहेगा, लीनियर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज और इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर क्वांटिटीज बोलो या लीनियर इक्वेशन बोलो, एंगुलर क्वांटिटीज बोलो या एंगुलर इक्वेशन बोलो, और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर क्वांटिटीज में, सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिनोट करते हैं, तो पोजीशन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोजीशन जो होती है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन कैसे, एक्स से, और यहाँ पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन को हम लीनियर पोजीशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, और एंगुलर पोजीशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। फिर मैं बात करूँ दूसरा कौन, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को v बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, और इन दोनों में रिलेशन है। आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये मैंने आपको रिलेशन बता चुका हूँ, हाँ कि ना। ये आपकी कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये आपकी कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, पोजीशन s से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड चीज, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम ये बोलते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये इक्वल टू आर अल्फा, याद होगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। देखो ए, ये v इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वल टू आर अल्फा, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो ये इक्वल टू आर अल्फा। चौथी बात करूंगा मैं मास के बारे में। तो लीनियर मोशन में मास का काम यम करता है, यहाँ पे कौन करता है, मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया, ये आप लोगों को पता है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर है, यस और नो, हाँ के ना, सबको क्लियर है। I इक्वल टू क्या होता है, एम आर का स्क्वायर होता है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। ये भी रिलेशन आप लोगों को याद रखना, ठीक है, दोनों से कोई भी हो सकता है, I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, ओके। फिर पांचवी बात करेंगे फोर्स की बबुआ, फोर्स यहाँ पे कौन कहता है, टॉर्क कहता है, टॉर्क। तो फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ टॉर्क का फार्मूला क्या होगा बबुआ, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, मास का काम कौन करेगा, आई, और ए का काम कौन करेगा, अल्फा। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन, जिस तरह v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो उसी तरह टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर एफ, यस और नो, हाँ कि ना, आर एफ। अगर मैग्नीट्यूड में दो, या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस क्या, एफ वेक्टर, और इसका मतलब आर एफ साइन थीटा, अगर आप लोग मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो तो। ये तो आप लोगों को पता है, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। ये बात याद रहेगी सबको, फिर छठवीं चीज मैं बात कर रहा हूँ वर्क की। तो वर्क यानी क्या होता है, सबको पता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो वर्क रहेगा, यहाँ पे जो वर्क होगा, फोर्स का काम कौन करेगा, टाउ करेगा, टाउ, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डी थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, और वर्क कौन सी क्वांटिटी है बताओ, ये वर्क कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे भी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट टच आएगा, ओके। तो ये बात याद रखना, ये बात आप लोगों को याद रखना, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, आपको याद रखना। देखो एक बात याद रखना, जब दो क्वांटिटी कैसे डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी।
दो वेक्टर क्वांटिटी जो सेम डायरेक्शन में रहेगी, जैसे कि फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। आपको स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ाया गया था, और फोर्स लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। किसी बॉडी को मैंने क्या लगा दिया, इसको लगा दिया, इस तरफ फोर्स लगा दिया, इसमें डिस्प्लेसमेंट की इतना, बराबर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको कौन सी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा आता है, याद है। थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, थीटा की वैल्यू 0 कॉस थीटा 1 1 इनटू एफ एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका मतलब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यानी एफ एस कॉस थीटा कितना हो गया 1, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क होगा। सेम इसी तरह टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दो अच्छे से, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो अलोंग द एक्सिस। टॉर्क जो होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है, ये कर्व फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मोशन को, और ये टॉर्क होता है अलोंग द एक्सिस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द एक्सिस होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम। और दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है। यहाँ वर्क फोर्स का काम टाउ करेगा, डिस्प्लेसमेंट का काम थीटा करेगा, डी थीटा। याद रहेगा सबको, याद रहेगा यस याद रहेगा। यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सातवीं चीज, पावर यानी क्या होता है, पावर पी, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी क्या होता है, वेलोसिटी या v। फिर से रिपीट करो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, काम कितना कर रहा है बंदा गिवन टाइम में। पावर यानी ताकत, तो किसमें कितनी ताकत होगी, जो जितना ज्यादा काम करेगा गिवन टाइम में उतनी ज्यादा पावर होगी। बल्ब क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट करता है, लाइट एनर्जी इमिट करता है, तो कितने अमाउंट में लाइट एनर्जी इमिट कर रहा है गिवन टाइम में कितने अमाउंट की लाइट इमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ बल्ब। हम बोलते हैं ना बल्ब 15 वाट का बोलते हैं, कोई बल्ब जो होता है कितने वाट का होता है, 15 वाट का। 15 वाट का मतलब क्या होता है, 15 जूल एनर्जी इमिट करता है 1 सेकंड में, मतलब कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है सेकंड में, उसी को क्या बोलते हैं, पावर। और पावर का फॉर्मूला जूल पर सेकंड यानी वाट होता है, ठीक है। तो पावर यानी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। पावर का फॉर्मूला याद रहेगा, ओके। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, या वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स का काम कौन करेगा, टाउ करेगा, डॉट वी का काम कौन करेगा, ओमेगा करेगा। तो टाउ इंटू ओमेगा, याद रहेगा। फोर्स का काम कौन करेगा, टाउ करेगा, और लीनियर वेलोसिटी का काम कौन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी का। तो आज के बाद याद रखना, पावर का फॉर्मूला टाउ ओमेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ ओमेगा। याद रहेगा कि सबको याद रहेगा क्या, सबको याद रहेगा क्या। तो फिर आपको लीनियर मोमेंटम याद होगा, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम कब आता है, जो इस बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी v के साथ में मूव हो रही है, किसी बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे बात करेंगे अपन इसकी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी L, लीनियर मोमेंटम यानी P। मास का काम कौन करेगा, I करेगा, v का काम कौन करेगा, ओमेगा। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, जिस तरह v और ओमेगा में रिलेशन r ओमेगा, ये r अल्फा, ये r f, उस तरह इसमें क्या है, लीनियर मोमेंटम का rp, याद रहेगा rp। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए, अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा फ्रेंड दोस्त को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हाँ। तो 8 हो गए, ठीक है। अभी 9वां, अभी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें कौन सी आएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे किसका काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, बोलो, मास का काम कौन करेगा, I, और v का काम कौन करेगा, ओमेगा। मास का काम I करेगा, v का काम ओमेगा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी।
ओके, यहाँ पे जब किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आती है तो वेलोसिटी v के साथ में मूव करती है, और रोटेशनल मोशन में जब काइनेटिक एनर्जी आती है तो वहाँ पे क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी पैदा होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 10वां फॉर्मूला, 10वीं चीज, 10वां मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैं न्यूटन का लॉ बता रहा हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसके टर्म में, लीनियर मोमेंटम के टर्म में। लीनियर मोमेंटम यानी पी होता है, पता है? तो कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो किसी बॉडी में फोर्स लगाओ, किसी बॉडी को फोर्स लगाओ जिसके पास मास है तो उसमें एक्सीलरेशन आता है, लेकिन मुझे किसके फॉर्म में लाना है, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो कैसे लाओगे, एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मास कांस्टेंट है तो मास को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, d बाई dt mv, तो यही आपका dp बाई dt होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझने की तरफ कोशिश करो यार, लिखना तो कभी भी लिख सकते हो, समझने की तरफ फोकस करना कि कैसे आया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन मुझे किसके फॉर्म में लाना है, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लाना है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट को हम अंदर ले जा सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं, कांस्टेंट कॉमन भी निकल जाता है। ठीक है, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, और मास इनटू वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंटम। सेम उसी तरह यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है क्या, न्यूटन्स क्या बोला मैंने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या मैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ला सकता हूँ, क्या मैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ सर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे टाउ पैदा होता है, टाउ। यहाँ पर फोर्स का काम कौन करेगा, टाउ नहीं करेगा। अरे फोर्स का काम कौन करेगा, टाउ नहीं करेगा। और टाउ से क्या पैदा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस लीनियर फोर्स से क्या पैदा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। और टॉर्क से क्या पैदा होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या पैदा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन परफॉर्म होता है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लीनियर फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी लीनियर मोशन में आती है। और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या पैदा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करती है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। ओके, तो अब मुझे लाना है क्या, एंगुलर मोमेंटम, यल के फॉर्म में लाना है। ये लेने क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो बताओ अल्फा का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी। इसको मैं आई ओमेगा लिख सकता हूँ। आई ओमेगा एन क्या होता है, डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी, ये टावर का फॉर्मूला हो जाएगा बब्बू, डी एल बाई डी टी। ये डी पी बाई डी पी का काम कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, 11वां इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया था मोशन काइनेमेटिकल इक्वेशन, याद हो गया आप लोगों को कि मेरे अंदर इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम के साथ में एक्सेलरेशन आएगा, मेरे अंदर फाइनल वेलोसिटी v आएगी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, टाइम के साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी आएगी। फिर v का स्क्वायर करेंगे तो u का स्क्वायर, और यहाँ पे बस t की जगह ऐसा आएगा, और ये जैसा का वैसा टॉइस आगे लगेगा। सेम यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ओमेगा नॉट का स्क्वायर करेंगे, टी का काम, और यहाँ पे टी का काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, मतलब 2 अल्फा थीटा। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बस इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, यू टी एटी का स्क्वायर, बस हाफ लगाए, याद है, यू टी हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। सेम यहाँ पे अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा टी अल्फा टी का स्क्वायर, बस हाफ लगा दो बस। तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये है इक्वेशन ऑफ क्या मोशन, ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन हो गए, ये लीनियर मोशन की इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाई करना बच्चा लोग, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है, दिन रात मेहनत करना है। और इंसान का काम ही है, लाइफ का नाम ही स्ट्रगल। जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। हार्डवर्क करना सबके बस की बात नहीं है, और जिसके बस की बात है वो 100% सक्सेस भी हो जाता है। ठीक है, हार्डवर्क करना सीखो, मेहनत करना सीखो, अपने अंदर जोश जुनून ईच एंड एवरी टाइम बस एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम ओनली क्या रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो आप सभी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये तो पता ही होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी अगर जीरो हो गया, यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसकी स्टेटमेंट ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी अगर वो जीरो हो गया, इफ a torque acting on the rotating body अगर वो जीरो हो गया, देन तब आपका देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसका प्रूफ भी आप लोगों ने देखे थे, अभी मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों को याद रखना है कि इफ टाउ अगर जीरो है, इफ टाउ जीरो है, देन यल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यल कांस्टेंट होगा, लेकिन कब, जब टाउ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यल कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। यस आर नो? एल का मतलब क्या होता है, आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट है, आई इक्वल टू कांस्टेंट बाय ओमेगा, बराबर है। और कांस्टेंट जब हटेगा तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। यस आर नो? तो इस कांसेप्ट से ये वाला जो मैं अभी बताया ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आता है। तो जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि कोई बॉडी लीनियर मोशन में किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मास, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कोई मोटा आदमी ज़्यादा भागेगा नहीं। उसी तरह से तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बैलेट डांसर आप लोग देखेंगे, बैलेट डांसर, तो बैलेट डांसर अगर आर्म स्ट्रेच करेंगे तो आर्म स्ट्रेच करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई बैलेट डांसर जब भी स्पिन होते तो अपने आर्म्स क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। आर्म फोल्ड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी पे जीरो हो गया, तब आपका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टाउ अगर जीरो तो यल कांस्टेंट। यल कांस्टेंट का मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, मतलब आई इक्वल टू कांस्टेंट बाय ओमेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो एज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट मींस क्या हो गया
कि इफ अगर इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, अगर इंक्रीजेस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस होगा, देन एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड जो होगी, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी क्या होगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। और वाइस वर्सा का मतलब आप लोगों को समझते हैं ना, वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो व्हाट्स द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, नाउ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी रिजिड बॉडी, ये कोई एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एनी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये एक्सिस होगा जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो है, और एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो ये है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके बीच का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईसी होगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis passing through center of mass, moment of inertia about parallel axis passing through center of mass and product of masses, product of क्या masses, rigid body का mass क्या m, and square of perpendicular distance between two parallel axes, and square of perpendicular distance between two parallel axes। ये आप लोगों को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस याद रखना है। आगे यानी क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट क्या एनी एक्सिस, अबाउट मिड एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा, पासिंग थ्रू कहाँ से, पॉइंट कहाँ से, ओ से, ठीक है। फिर मैंने बोला आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, अबाउट क्या बोला मैंने, पैरेलल एक्सिस, अबाउट पैरेलल एक्सिस, पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू कहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ये भी आप लोगों को पता होगा। यह मैंने क्या है, तो मास ऑफ बॉडी, यह मैंने क्या है, तो मास ऑफ रिजिड बॉडी, मास ऑफ क्या है, रिजिड बॉडी, और एच क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू पैरेलल एक्सिस। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम याद रखना है, आपको बहुत काम में आएगी, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट याद रखना चाहते हो याद रखो, ठीक है, यदि ये फार्मूला भी याद रखे तो चलेगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यही है स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट है, ये फार्मूला है, और वेयर कौन चीज क्या है वो लिख के दिया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। तो अभी बात करो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है कि कोई लैमिनर बॉडी है, मान लो ये एक लैमिनर बॉडी है, ये क्या है, एक लैमिनर बॉडी है, और इस लैमिनर बॉडी के एक एक्सिस से एक एक्सिस है जिस लैमिनर बॉडी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है लैमिनर बॉडी को, एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है।
और दो ऐसे एक्सिस है जो एक दूसरे को कैसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। दो एक्सिस ऐसे हैं जो एक दूसरे को कैसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो ये एक एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जो एक दूसरे को कैसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है। इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है और इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पॉइंट्स, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पासिंग थ्रू पॉइंट ओ से, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइजेंट होगा, तो वो इज इक्वल टू रहेगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मैंने क्या बता दिया इसकी स्टेटमेंट में, आइजेंट क्या है बताओ, आइजेंट यानी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार बॉडी, लैमिनार बॉडी, okay, moment of inertia of laminar body about its perpendicular axis, about a perpendicular axis, about an axis about an perpendicular axis, about an perpendicular axis, मतलब ये जो एक्सिस है इस लैमिनार बॉडी के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिनार बॉडी, प्लेन ऑफ क्या, लैमिनार बॉडी, लैमिनार बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है वो एक्सिस और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। और आई एक्स और आई वाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार आर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो है ना आर आई एक्स और आई वाई जो है ना ये आर टू म्यूचुअल एक दूसरे को म्यूचुअली क्या है बताओ, परपेंडिकुलर के एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, आई एक्स और आई वाई क्या है, आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या एक्सिस है, विच आर लाइज इन द सेम प्लेन, विच आर लाइज इन क्या है मेरे, सेम प्लेन में लाइज है, एंड इंक्लाइनेड विद परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड इंक्लाइनेड विद किसके साथ में, इंक्लाइनेड विद परपेंडिकुलर एक्सिस, इंक्लाइनेड विद परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, इंक्लाइनेड विद परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसकी स्टेटमेंट याद रख लो, वो फार्मूला याद रख लो, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये आई एक्स और आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। आई एक्स और आई वाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्सिस इसमें रॉन्ग होगी एक्सिस। ठीक है, विच आर ओके, आई एक्स और आई वाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे भी तो फास्ट लिखने में गड़बड़ हो जाती है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई था ना, ये फास्ट लिखने में भी गड़बड़ होगी, तो आई जेड इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई होगा। ठीक है, तो आई जेड क्या है वो बता दिया, आई एक्स और आई वाई बता दिया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, विच आर लाइज इन द सेम प्लेन एंड इंक्लाइंड विद द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये तो फार्मूले याद करना पड़ेगा, फार्मूले के बिना फिजिक्स अधूरी है भाई, ये फार्मूले किसी भी तरह आपको याद करना पड़ेगा, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो, चाहे वो रेडियस ऑफ गायरेशन का हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हो, या टॉर्क हो, या एंगुलर मोमेंटम हो, यही चीजें आपको रोटेशनल मोशन में दिखेगी। साथ में ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बार बार रटो, प्रैक्टिस करो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पैटर्न क्वेश्चन जो जे के एग्जाम में रिपीट हो ही जाते हैं। देखो आप लोग कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा। हाँ, तुम बोलोगे कि हम जेईई के एग्जाम देने जाएंगे, नीट के एग्जाम देने जाएंगे, फिजिक्स का पेपर आएगा, उसको सॉल्व कर करके लिखेंगे तो हमारा पेपर बन जाएगा। तो भाई अगर फिजिक्स का हर क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते बैठे
तो 3 घंटे उस फिजिक्स के पेपर में चला जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको रट के ही जाना है, कुछ क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट समझ कर ही जाना है, ताकि जब एग्जाम देने जाओगे तो आप सब पट 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 बने, एकदम फास्ट पट बने, देखे हाँ इसका आंसर ये आएगा। तो इस तरह से पढ़ाई रखो, इस तरह से पूरी किताब को चाट लो, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ का एक एक पत्ता पूरी तरह से चटमट करते जाओ, ठीक है। पूरे फार्मूले चटमट कर लो, ठीक है, पूरे याद कर लो, अपने आप को झोंक दो, पूरी आग लगा दो पढ़ाई में, ठीक है। पूरा तूफान ला लो पढ़ाई में, ठीक है। तूफान लाना पड़ेगा भाई, तूफान लाना पड़ेगा पढ़ाई में। तो अब मैं कुछ बॉडीज बता रहा हूँ और उन बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर बॉडीज लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा रिंग की, रिंग की, रिंग की। तो रिंग आपको पता है, रिंग या फिर इसको हॉलो सिलेंडर भी बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। डिस्क अलग चीज है, ठीक है। रिंग बोलो या फिर बोला मैंने हॉलो सिलेंडर, वो बात के बाद में बात करूंगा, ठीक है। पहले रिंग की बात कर लेते हैं ना, रिंग, रिंग, ठीक है, रिंग। तो रिंग के जो एक्सिस होगा, तो जो सेंटर से पास होगा आईसी, तो सेंटर से जो एक्सिस पास होगा उसके अबाउट में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, एमआर का स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग थ्रू कहाँ से, सेंटर से, पासिंग थ्रू कहाँ से, तो सेंटर से। तो उसके लिए आपको फार्मूला याद है, एमआर का क्या है, स्क्वायर है। अब ये कैसे आया, क्या आया, इसका प्रूफ है। अब प्रूफ को मारो गोली, फिलहाल के लिए आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये फार्मूला क्या है, एमआर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट ए टेंजेंट, मैंने बताया था अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सेंटर से डबल होता है, याद रखना। तो ये जो निकलता है टेंजेंट, ये टेंजेंट जो उसके प्लेन को कैसे परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2mr का स्क्वायर होगा। अरे 2mr का स्क्वायर मतलब सेंटर से डबल, और ये आया कैसे, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है ना, I/O इक्वल टू IC प्लस mh का स्क्वायर। h क्या करेगा, तो r के बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल एक्सिस के बीच का। तो बताओ IC की वैल्यू mr का स्क्वायर और h किसके बराबर रहेगा, r के बराबर रहेगा, 2mr का स्क्वायर, ये याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो 2mr का स्क्वायर। फिर थर्ड चीज बताया था अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, पैरेलल टू इट्स क्या बोला था मैंने, प्लेन, या सॉरी अबाउट डायमीटर पहले बोला था, अबाउट क्या डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो सेंटर का आधा, याद रखना डायमीटर में हमेशा सेंटर का क्या होता है, आधा। तो एमआर का स्क्वायर बाय कितना बोला था, 2। फिर बताया था चौथा अबाउट टेंजेंट पैरेलल, अबाउट टेंजेंट क्या बोला था मैंने, पैरेलल। तो देखो यह आपकी रिंग, यह डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी जो कितना होता है, एमआर का स्क्वायर बाय कितना, 2, और यह टेंजेंट पैरेलल जिसके प्लेन को अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, इसका जो प्लेन होता है ये प्लेन को परपेंडिकुलर हो गया, और ये टेंजेंट कैसे हो गई, पैरेलल, ये टेंजेंट पैरेलल। ये क्या है, इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस r रहेगा, ये सेंटर सी रहेगा, तो डायमीटर का काम करेगा यहाँ पे जो एक्सिस रहेगा। तो ये टेंजेंट क्या, पैरेलल, और ये क्या टेंजेंट क्या, परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या, तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका भी जो निकलता है ना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलता है। तो आईसी का काम आईडी करेगा, यहाँ पे डायमीटर करेगी तो आईडी करेगा, आईडी, और एच का काम कौन करेगा, आर। ये एमआर का स्क्वायर बाय 2
और प्लस एम आर का स्क्वायर कितना होगा 2 1 जा 2 3/2 एम आर का स्क्वायर। तो आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। रिंग का सेंटर में एम आर का स्क्वायर, इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो टेंजेंट पैरेलल के लिए निकलेगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए निकलेगा, नॉट अ पैरेलल, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए निकलेगा। और डायमीटर में सेंटर का आधा, और इसमें दोबारा एम आर का स्क्वायर याद करोगे, मतलब सेंटर के लिए क्या बताया मैंने एम आर का स्क्वायर, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया, तो इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो, एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो इसमें, तो आंसर कितना होगा 2 एम आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर डायमीटर के लिए क्या बताया इसका आधा, आईसी का आधा, तो एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, और इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो किसका निकल जाएगा, टेंजेंट पैरेलल के लिए निकल जाएगा। तो इसमें एम आर का स्क्वायर बाय 2 में आप लोग एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो 3/2 का निकलेगा, एम आर का स्क्वायर निकलेगा। तो याद रखना ये टेंजेंट किसके लिए, टेंजेंट किसके लिए पैरेलल के लिए, ये किसके लिए डायमीटर के लिए, और ये किसके लिए टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए। शॉर्ट में ये चीज आप लोगों को याद रखना अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सर इतने सारे फार्मूले, इस चैप्टर में इतने सारे फार्मूले, हाँ बेटा इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले, बहुत ज्यादा फार्मूले। तो बच्चा लोग डरने का नहीं, ठीक है। मैदान में आए हो, मैं बात तो हमेशा मैदान में आए हो, जंग लड़ो, जंग लड़ते जाओ, एक तो जीत जाओगे, एक तो सर कटा के जाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नीट के एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, जेई के एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, सीईटी के एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो आपको फिजिक्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के मैक्सिमम फार्मूले बेटा रट ही लेना है, रट ही लेना है, रट ही लेना है। रटोगे तो आपको फार्मूले याद होंगे, और फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। तो आपको सेंटर के लिए बिल्कुल याद करना है एम आर का स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2 एम आर का स्क्वायर, डायमीटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, और उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो 3/2 क्या होगा, एम आर का स्क्वायर होगा। अब मैं बात करूंगा डिस्क की, तो ये है अपनी डिस्क। तो डिस्क का जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर में जो एक्सिस होता है, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग में क्या होता है एम आर का स्क्वायर होता है, बस इसका आधा होता है यहाँ पे। मतलब रिंग का जो डायमीटर बन गया, डायमीटर जो था वो रिंग डिस्क का क्या बन गया, सेंटर। टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो इसका इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो, तो एम आर का स्क्वायर बाय 2 में क्या ऐड करोगे, एम आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका आधा, सेंटर का आधा कहाँ होता है, डायमीटर पे होता है, तो सेंटर का आधा है आईसी का आधा, आईसी का आधा है एम आर का स्क्वायर का आधा, मतलब एम आर का स्क्वायर बाय 2 का एम आर का स्क्वायर बाय 2 का आधा, बोले तो एम आर का स्क्वायर बाय कितना होगा 4, 2 4 बराबर है। और इसमें अगर आप एम आर के स्क्वायर बाय 4 में अगर आप दोबारा एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो 5/4 एम आर का स्क्वायर हो जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा। याद रहेगा आपको, याद रहेगा आपको, याद रहेगा क्या आपको। तो सेंटर में क्या होता है, इसमें सेंटर में होता है एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, और इस एम आर का स्क्वायर बाय 2 में दोबारा एम आर का स्क्वायर डालोगे तो टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए निकल जाएगा। तो कितना होगा बताओ, 3/2 क्या एम आर का स्क्वायर, बराबर। और डायमीटर के लिए क्या होता है, डायमीटर के लिए क्या होता है, डायमीटर के लिए होता है सेंटर का आधा, सेंटर का आधा है एम आर का स्क्वायर बाय कितना 4। और टेंजेंट पर पैरेलल के लिए क्या होता है, टेंजेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, टेंजेंट पैरेलल के लिए होता है, तो इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो, एम आर का स्क्वायर बाय 4 में एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो तो 5/4 एम आर का स्क्वायर। तो सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, और एम आर का स्क्वायर बाय 2 में अगर आप एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे 3/2 एम आर का स्क्वायर होगा। और अबाउट डायमीटर के लिए आईसी का आधा, मतलब एम आर बाय 2 स्क्वायर का आधा, एम आर का स्क्वायर बाय 2 का आधा, ये हो जाएगा कितना
एम आर का स्क्वायर बाय कितना 4। और अबाउट टेंजेंट पैरेलल के लिए फार्मूला लगाओगे तो ये डायमीटर के लिए क्या था, एम आर का स्क्वायर बाय 4 था, ये 5/4 कितना हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर। 4 आया का 4, 4 और 1 5। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से डिस्क का, ठीक है। तो रॉड बचता है, मैग्नेट याद रखना अच्छे से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस कहाँ से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से। तो इनका अच्छा खासा प्रूफ भी है, अभी हम लोग प्रूफ नहीं देख रहे, बस फार्मूले देख रहे। तो IC इक्वल टू याद रखो अच्छे से, ml का स्क्वायर बाय 12, बोलो मेरे साथ में, ml का स्क्वायर बाय 12, ml का स्क्वायर बाय 12, ml का स्क्वायर बाय 12, ठीक है। रॉड के सेंटर के लिए अगर आपको इस एंड पे निकालना है, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इनके ये जो डिस्टेंस होगा ये l/2 होगा, ये जो h इक्वल टू क्या होगा, l/2 होगा। तो अभी बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन यूनिट, पासिंग थ्रू वन यूनिट, पासिंग थ्रू वन यूनिट। तो क्या होगा पासिंग थ्रू वन यूनिट के लिए, ये निकलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, IO इक्वल टू IC प्लस, IO इक्वल टू IC प्लस mh का स्क्वायर होगा। तो IC की वैल्यू क्या बताओ, ml का स्क्वायर बाय कितना 12, या h की वैल्यू क्या बताओ l/2, उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा ml का स्क्वायर बाय 12 प्लस ml का स्क्वायर बाय कितना होगा 4। बस यहाँ 12 है तो 12 कर लो यहाँ पे, तो 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ml का स्क्वायर बाय 12, ml का स्क्वायर बाय 12, और ये ml का स्क्वायर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 ml का स्क्वायर बाय 12, तो 4 3 12, तो ये ml का स्क्वायर बाय 3। और यहाँ पे पता है कि यहाँ मिडवे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या, रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन सेंटर एंड मनी, यहाँ पे होता है 7/48 ml का स्क्वायर। ये ml का स्क्वायर, ml का स्क्वायर बाय 3, 7/48 ml का स्क्वायर बाय 7/48 ml का स्क्वायर, वो भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलता है। बस यहाँ पे l/4 रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस l/4 पाव, तो बस यहाँ पे l/4 आएगा, मतलब ml का स्क्वायर बाय 12 वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ml का स्क्वायर बाय कितना रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ बेस तो सेम हो नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 ml का स्क्वायर और ये 12 ml का स्क्वायर, और अपॉन में 12 × 16, तो 6 और 2 कितने होंगे 8, 2 1 कितना होगा 3, 6 और 2 8, 1 और 2 28 ml का स्क्वायर, और बाय 12 × कितना होगा 16, तो 4 3 12, 4 7 28, 4 7 28, 4 3 12, तो 3 ml का स्क्वायर, सॉरी 7 ml का स्क्वायर, और 4 3 28, मैंने बोला 7/48, तो यहाँ पे आता है 7/48 ml का स्क्वायर। तो ये भी कैसे निकलता है बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही निकलता है। तो मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो रॉड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड अबाउट उस एक्सिस के अबाउट में, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिडवे, यहाँ पे बोला मैंने पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग थ्रू कहाँ से बोला, तो मिडवे, पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड, तो सेंटर और वन एंड के मिडवे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन, बिटवीन सेंटर और क्या बोला मैंने वन एंड, वन एंड, मतलब बोले तो यहाँ से पास हो गए, मतलब ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है, मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ठीक है, इधर का l/2, इधर का भी क्या होगा l/2, और ये हो गया मिडवे, ये पूरा मिडवे, ये मिडवे। तो ये जो पोजीशन होगा ये कितना होगा l/4 होगा, यच जो रहेगा, यच जो आएगा वो l/4 के बराबर आएगा, l/ किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर, ये आपका पॉइंट, वो यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, IO इक्वल टू IC प्लस mh का स्क्वायर,
क्लासिकल टू एम एल का स्क्वायर बाय 12 याद ही रखना है आपको। एच का काम कौन करेगा, एल बाई 4 और उसका स्क्वायर होगा। तो ये एम एल का स्क्वायर बाय 12 अपॉन में एम एल का स्क्वायर बाय कितना होगा 16। और इसका कैलकुलेशन जब किए थे अपन ने तो ये कितना होता है 28 एम एल का स्क्वायर अपॉन में अपन में 12 इंटू 16 4 7 28 7 एम एल का स्क्वायर। ओके 4 7 8 4 3 12 प्लस 4 3 48 तो 7/48 एम एल का स्क्वायर होगा। तो एम एल का स्क्वायर बाय 12 एम एल का स्क्वायर बाय 3 और 7/48 एम एल का स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से याद करना है आप लोगों को। ये क्यों अच्छे से याद रखना, इससे आप रेडियस ऑफ वेरिएशन में निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ वेरिएशन सेंटर के लिए क्या निकलेगा, एम के का स्क्वायर सेंटर के लिए ये एम एल का स्क्वायर बाय कितना 12 एम से एम कैंसिल के सी के रूट एल का स्क्वायर बाय 12 ये रेडियस ऑफ वेरिएशन निकलेगा। ये सब चीजें बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये चैप्टर, इसके एमसीक्यूज बहुत हार्ड लगते हैं। जो देखेंगे फिर कैसे रहते हैं हार्ड वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सिस अब बात करेंगे किसकी, तो सॉलिड सिलेंडर की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its length, about an axis perpendicular to its length perpendicular to its length and passing through center। अब कहाँ से पास हो रहे हैं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये रॉड का काम तो करती है 7 ml का स्क्वायर बाय 12 और साथ साथ किसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डायमीटर याद हो गए ml का स्क्वायर बाय 4 mr का स्क्वायर बाय 4। इसकी रेडियस क्या है r है, इसकी रेडियस क्या है r है। तो mr का स्क्वायर बाय 2 नहीं है, mr का स्क्वायर बाय 4। ये फार्मूला याद रखना है। फिर मैंने बताया कि सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो ऑन एक्सिस का तो समझ लो, ये है सॉलिड सिलेंडर, ध्यान दो अच्छे से। ये क्या है, पूरी सॉलिड सिलेंडर, ये पूरी सॉलिड सिलेंडर है, ये भी सॉलिड सिलेंडर थी, ठीक है। तो ये इसका ऑन एक्सिस, ये तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr का स्क्वायर बाय 2 है, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr का स्क्वायर बाय 2, मतलब डिस्क की तरह काम करती है, ये डिस्क की तरह काम करती है सॉलिड सिलेंडर। तो क्या होता है, IC इक्वल टू क्या होता है mr का स्क्वायर बाय कितना 2। और हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, हॉलो यानी खाली सिलेंडर है, इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का काम करती है। तो रिंग के लिए क्या होता है, जस्ट mr का स्क्वायर, तो mr का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि हॉलो सिलेंडर के लिए क्या, जस्ट mr का स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या, अबाउट ऑन एक्सिस के लिए mr का स्क्वायर बाय 2। और ये वो सिलेंडर और वो एक्सिस जो सेंटर से पास होगा उसके लेंथ को परपेंडिकुलर होगा। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ स्फीयर के लिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या बोला मैंने, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/5 mr का स्क्वायर, याद है सबको। 2/5 क्या होता है, mr का स्क्वायर। और हॉलो स्फीयर के लिए और एक बात करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है हॉलो स्फीयर के लिए, वो क्या होता है, तो 2/3, तो कितना होता है 2/5, ये 2/5 और ये होता है 2/3 mr का स्क्वायर। हॉलो स्फीयर यानी खाली, और ये सॉलिड यानी पूरा भरा हुआ स्फीयर। तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 2/5 mr का स्क्वायर, और हॉलो के लिए 2/3 mr का स्क्वायर। तो ये पूरे फार्मूले हैं, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये सभी फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। इसके आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, #3 वीडियो में, ये आपका #2 वीडियो है रोटेशनल का #1 वीडियो देखे थे, ये #2 वीडियो है, और #3 वीडियो से हमारे एमसीक्यूज चालू हो गए।
वहाँ फार्मूले भी देखते जाए फिर से एक बार शॉर्ट में, और न्यूमेरिकल देखते जाएंगे, फार्मूले और न्यूमेरिकल भी देखते जाएंगे साथ साथ में। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय, सब अपना ख्याल रखो, टेक केयर, ठीक है।